अगर कोई एक अच्छा कॉमेडियन है, वो अब अपने आप को ओपन माइक में लाना चाह रहा है, क्या इसमें कुछ स्ट्रगल होती है या आप रेफरेंसेस से जा सकते हैं? रेफरेंसेस से जा सकते हो। अब तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। तो ये ओके। सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप फर्स्ट टाइम जाते हो और आपको लगता है कि उसका सपना ये है ना कि जाकिर खान, आकाश गुप्ता, कपिल शर्मा बनना है। तो 400 के बाद उसको एक कोई नहीं जानता ना, तो छोड़ देते हैं लोग। मैक्सिमम लोग ना कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। ओके। एक एक कॉमिक्स हैं, अभी भी हर्ष गुजराल हो गए या जितने बड़े कॉमेडियंस की मैं नाम ले लूं, रवि गुप्ता हो गया, ये अभी भी ओपन माइक करते हैं। जाकिर खान अभी भी ओपन माइक करता है। इनको क्या जो होता है आजकल, इनके पास तो अभी मुझे लगता है सारी चीजें हैं, सब बड़े बड़े शोज हैं, पर ये प्रैक्टिस के लिए आज भी करते हैं। हमारे जो टॉप के कॉमेडियंस बने, अनुभव बस्सी, हर्ष गुजराल, इन्होंने फिल्म्स भी करी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको काफी ऊंचाई तक भी ले जा सकता है। अभी अगर मुझे बॉलीवुड में काम करना है, एक्टिंग करनी है, तो अगर मैं किसी ड्रामा या किसी ऐसे कॉलेज से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं वहां तक जाऊंगा। कॉमेडी करके हमारे ऑडियंस क्रिएट हो जाती है, ऑडियंस हमें पसंद करती है। बस्सी के आपने एग्जांपल दिया, हाँ, तो उसकी एक अच्छी ऑडियंस है, तो और स्किल भी है साथ में। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत जरूरी है। तो मुनव्वर की बात की आपने, तो मुनव्वर में जो स्किल है, आप टीवी पे आजकल देखते हैं कि मुनव्वर बहुत ज्यादा टीवी शोज कर रहे हैं। ऑन द स्टेज अगर कोई पहली बार जाता है अपना स्टैंड अप कॉमेडी करने, तो आपको लगता है कुछ चैलेंज फेस करता है? आपने जो बेसिकली ऑन पेपर कॉमेडी लिखा हुआ है जो जी। उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करना बहुत टफ हो जाता है। हो सकता है मैं पॉलिटिकल जोक मार रहा हूँ, किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहा हूँ, पर हो सकता है ना ऑडियंस में वो जानता ही ना हो। कॉमेडी जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती है, कुछ ऐसा आपको लगता है हो पाता है? हाँ, मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि कॉमेडी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम लोगों को अपनी बातें रख पाते हैं। किसी से सीरियस टॉपिक पे बात करूँ तो शायद 5-7 मिनट सुनेगा और उसके बाद नहीं सुनेगा वो। लेकिन कॉमेडी के वे में अगर मैं 1 घंटा भी जेंडर इक्वालिटी पे बात करूँ तो लोग सुनते हैं एंटरटेनमेंट के माध्यम से। हेलो, खुशामदीद, वेलकम आपके अपने ही शो एकोज एंड एजेस में। आज एको कुछ मुस्कुराते हुए आ रही थी। मैंने कहा अरे क्या हो गया? वो बोला कुछ लिखा है। मैंने कहा समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। इसलिए आज हम आपके साथ लेके आ रहे हैं एक लेखक, पोएट और स्टैंड अप कॉमेडियन। मिलते हैं संजीत कामत जी से। हाय संजीत, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर वेलकम। और अच्छा लग रहा है, आप आज कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू संजीत। पहले तो हम शुरू करते हैं लेखन से। लेखन एज इन राइटिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज राइटिंग? ओके, तो मैं जितना जानता हूँ राइटिंग के बारे में, तो राइटिंग का मेन क्या है कि राइटिंग हम स्टार्टिंग हिस्ट्री से भी स्टार्ट करें या फिर अभी भी, तो राइटिंग इज अ जस्ट सिंबल। किसी हम फीलिंग्स को या ऑब्जेक्ट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिंबल से, तो राइटिंग है। तो इसमें भी मतलब टाइप्स ऑफ राइटिंग बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग और स्टोरी टेलिंग या पोइट्री, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जस्ट राइटिंग इज अ सिंबल जिसको हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे। आपने जैसे कहा क्रिएटिव राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, इसमें आर्टिकल्स भी आते हैं, Exactly. पोइट्री भी आती है, जिसको हम आगे डिफाइन करें तो शायरी हो जाती है। तो ये जो अलग अलग प्रकार बनते हैं यहाँ, Exactly. तो वो उसमें हम आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा ये इसमें डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो थोड़ा उस बारे में आप हमें बताइए। बेसिकली जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ या मैं जो करता हूँ, मेरा होता है जिसको हम क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, उसमें कुछ आपको ऐसा नहीं कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उसमें क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा है वो, जैसे कि स्टोरी टेलिंग है, तो आप कितने क्रिएटिव होकर किस कहानी को लोगों तक पहुँचा रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें हम पोइट्री राइटिंग बोलते हैं। अब पहले क्या होता था, पोइट्री राइटिंग में भी अगर आप पहले पुराने राइटर्स को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही आपको पता है कि उसमें ग्रामिकल बहुत ग्रामर देखा जाता था कि इसमें व्याकरण सही होना चाहिए। लेकिन अभी क्या ना, मॉडर्न पोएट्री राइटिंग, अभी रैप सुनते हैं हम, तो मॉडर्न पोएट्री राइटिंग है। उसमें आप कुछ उसमें बाउंडेशंस नहीं है, लाइक कि उसमें लैंग्वेज का बाउंडेशन है कि आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी कंपलसरी नहीं, आप उसमें इंग्लिश वर्ड यूज करते हो, मराठी या फिर जो भी आपका फोक लैंग्वेज है, या फिर कोई सॉन्ग आप उसमें बीच में ऐड कर लेते हो, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस नहीं है कि आप कितने क्रिएटिव होके लोगों को मैसेज पहुंचा रहे हो, वो बहुत जरूरी है। तो क्रिएटिव राइटिंग ऑल अबाउट कि आप कितने क्रिएटिव हो। और जस्ट हम आर्टिकल्स पे आते हैं या फिर न्यूज़ पे, उसमें बहुत आपको टेक्निकली चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो उसको हम कंटेंट राइटिंग बोलते हैं, जिसमें आप ज़्यादातर आर्टिकल्स को लेके हम या फिर स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि स्क्रीन पे जो हम लिख रहे हैं, कोई उसको परफॉर्म करने वाला स्क्रीन पे कैसा दिखने वाला है। राइट। यस, तो एग्जैक्टली बस यही डिफरेंस होता है क्रिएटिव और कंटेंट राइटिंग में। ओके, अगर हम सिर्फ हार्डकोर क्रिएटिव राइटिंग की बात करें,
क्या हमारी लाइफ में भी ये यूज होती है? इज इट, डू यू बिलीव दैट? मेरा तो मानना यही है कि हम स्कूल से ही सीखते हैं क्रिएटिव राइटिंग ना। हमें ऐसे बोला जाता है, हम सबसे पहले ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं बचपन में, है ना, या फिर हम एप्लीकेशन लिखते हैं। दोनों यही डिफरेंस जो एग्जांपल की बात करते हैं कि एप्लीकेशन में एक फॉर्मेट होता है जी। कि आपको वो कंटेंट राइटिंग हो गया हाँ, हमारा, बिल्कुल। और जैसे हम ऐसे पे आते हैं, आपको नॉर्मली हम मदर पे या फ्रेंड्स पे लिखते हैं, तो आप कितने क्रिएटिव होके कितनी सारी चीजें बता सकते हो, वो क्रिएटिव राइटिंग। तो जस्ट ये छोटा सा डिफरेंस होता है। ओके, एग्जैक्टली। तो इसका अगर हम थोड़ा सा पीछे चले हिस्ट्री पे, तो अगर हम एंशियंट टाइम्स की भी बात कर लें, उसमें भी लिखा तो जाता था, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, तो क्या उसमें भी क्रिएटिवनेस होती थी, या उसमें भी जैसे हम उदाहरण लें कि हम किसी सीनियर को या राजा को उस तरह से लिख रहे हैं तो वो राइटिंग अलग होगी, किसी और को लिख रहे हैं तो वो भाषा अलग स्टाइल में आ जाएगी? नहीं, उस टाइम पे क्या था ना कि लैंग्वेज इतना ज्यादा नहीं था कि अभी तो बहुत सारे लैंग्वेज हमने बांट दिए हैं, एक्सेंट तक बट गया है कि अब इंग्लिश में भी अलग अलग अमेरिकन एक्सेंट बिल्कुल। हो गया, जी, ब्रिटिश जी, एक्सेंट। उस टाइम पे इतना ज्यादा वो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे। तो अगर हम किसी पुराने की एंसेंट की बात करें, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता था, उसमें क्रिएटिविटी ये होती थी कि अब आप बहुत सारी पुरानी स्टोरीज पढ़ेंगे या बुक्स पढ़ेंगे, अभी भी हम हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो उसमें होता है कि बहुत सारी इंसिडेंट में ऐड कर देते थे कि जो चीजें एक्चुअली होती भी नहीं थी ना। तो वो क्रिएटिविटी होती थी कि अगर मैं एक राजा के दरबार में अगर लिख रहा हूँ, राइटर एज अ मैं उनके पास हूँ, तो ऑफकोर्स अगर उसकी कुछ चीजों को हिडन ही रखना पड़ता था कि हम सारी चीजें क्रिएटिव, ऐसा नहीं कि वो जो है सेम चीज लिख सकते हैं, कुछ ऐसा जो राजा को अच्छा लिखे, तो कितना क्रिएटिव होकर हम सामने वाले को अच्छा फील करवाते हैं। तो वो उस टाइम पे मेरे ख्याल से कि यही क्रिएटिविटी होती थी। ओके, आप खुद पोइट्री लिखते हैं? एग्जैक्टली सर। सो अगर हम पोइट्री की बात करें, उस पे आप बताइए कि आप एज अ पोएट, आपका कैसे इसमें इस लाइन में एंट्री हुई? पोइट्री राइटिंग, सबसे पहले तो मैं ये बहुत टाइम बाद समझा कि पोइट्री राइटिंग इज ऑल्सो स्टोरी टेलिंग, कि आप एक कहानी को जो 4 या 5 पेज की स्टोरी पढ़ते थे बुक्स में अपनी स्कूल लाइफ में, उसको अगर हम कहानी को समरी में लिख दें और राइमिंग बना दे तो पोइट्री बन जाती है। अब जब हम पोइट्री भी पढ़ते थे, पोइट्री के पीछे कहानी होती थी। तो जस्ट वही है कि कहानी को हम शॉर्ट फॉर्म में राइमिंग के साथ की बात जब हम बताते भी हैं, सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगे, तो वो पोइट्री राइटिंग होती है। और ये मैंने स्टार्ट किया था लाइक कि आफ्टर स्कूल, मैंने थोड़ा सा स्कूल में लिखते थे कंपटीशन के टाइम पे, बट वो जस्ट हमारा राइमिंग होता था, हमें नहीं पता कि उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें क्या क्या होता है। बट धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया मैंने, और मैंने लिखना भी सोशल इशूज से स्टार्ट किया कि सोशल इशूज समाज में चल रहा है। ऑफ कोर्स मैं बहुत, क्योंकि जब मैंने लिखना मेन जो स्टार्ट हुआ मेरा, क्योंकि इनोसेंट मतलब सॉरी इंट्रोवर्ट में बहुत ज्यादा था। तो लोगों से ज्यादा बात नहीं करना, तो चीजों को एक्सप्रेस करना था, कहीं ना कहीं थी चीजें। तो मैंने राइटिंग से स्टार्ट किया और फिर पोइट्री में चीजों को लिखना स्टार्ट किया, जो सोसाइटी में देख रहा हूँ कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ ऐसी चीजें हैं, तो उसको कैसे, तो वो जस्ट वहां से स्टार्ट हुआ। तो इसमें भी कुछ होता है कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, उसके भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, इवन इन पोइट्री। हाँ, ये बिल्कुल होता है, बट क्योंकि मैं मॉडर्न पोइट्री राइटिंग की बात कर रहा था अभी, तो जब मॉडर्न पोइट्री राइटिंग, तो इसमें कुछ ऐसा लिमिटेशंस है ही नहीं। आप किस तरीके से लिखते हो, वो फॉर्म लोगों को कितना पसंद आता है वो जरूरी है। तो इसमें कुछ ऐसा पहले होते थे कि आपको उसमें प्रत्यय कौन सा यूज हो रहा है, उपसर्ग क्या है, वो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। अब मेन होता है कि आप बोल क्या रहे हो, लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, वो तो पोइट्री में उतना ध्यान रखते हैं। और राइमिंग का क्या है, लिखते लिखते आप प्रैक्टिस हो जाती है वो, तो लोगों को लगता है कि जो हम कोई राइमिंग क्या होती है, लोगों को बहुत ही एक, मुझे लगता है कि गलत, जो नहीं लिखते हैं या जिनको नहीं पता इसके बारे में, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है जब हम फर्स्ट लाइन एंड करते हैं तो जो लास्ट वर्ड होता है उसका राइमिंग होना चाहिए, जो लास्ट सेकंड लाइन होना चाहिए, बट एग्जैक्टली उल्टा होता है। हम सेकंड लाइन पहले लिखते हैं, उसका फर्स्ट वाला राइमिंग ढूंढते हैं कि उससे पहले हम क्या लिख सकते हैं। मतलब ये रिवर्स होता है। ओके, दैट इज समथिंग जो आप कह रहे हैं कि मॉडर्न पोइट्री। हाँ, मॉडर्न पोइट्री में रिवर्स होता है। ओके। अब मैं सीधा हालांकि जंप करना चाहूंगा, आप स्टैंड अप कॉमेडी में आ गए उसके बाद ये एकदम से बदलाव कैसे हुआ? ये एकदम बहुत बड़ी चीज है। ये क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो जब मैंने राइटिंग 2017 में स्टार्ट किया, आफ्टर 12th स्कूल के बाद मैंने स्टार्ट किया, और वो थोड़ा बहुत लिखते लिखते फर्स्ट बुक पे आया। फिर जब पोइट्री राइटिंग कर ही रहा था मैं, तो एक्सपोजर होता है ना कि हम जब देखते हैं, मैं सुनता बहुत हूँ, पढ़ता बहुत हूँ, रीडिंग मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने जैसे कि कोरोना में सुना मैंने जाकिर सर को, जाकिर खान, काफी अच्छे कॉमेडियन हैं, उनको सुना, उनके पॉडकास्ट आते थे, इंटरव्यू सुनता था। तो
वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ कि वो शायरी भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं। तो उनकी वीडियोस देखे मैंने कि एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी होता क्या है, जी। और वहां से बहुत सारे एक्सप्लोर किए, बहुत सारे कॉमेडियंस को देखा और लगा कि ये चीजें मैं लिख सकता हूँ और शायद परफॉर्म भी कर सकता हूँ, क्योंकि इंट्रोवर्ट मैंने बताया। हाँ। तो मुझे लगता था कि शायद कर सकता हूँ, कंफर्मेशन तो ऐसा नहीं था कि मैं कर लूंगा। स्टार्टिंग में स्टेज टाइम 1 मिनट भी बहुत ऐसा लगता है कि टफ होता है, टफ ब्लैकआउट होता हो है, जाता है इंसान बिल्कुल, कि स्टेज पे बिल्कुल जाके सही बात। परफॉर्म आप 1 घंटा अपने फ्रेंड या पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो, वही सेम चीज अगर आपको स्टेज पे बोलने को बोल दे तो मुश्किल नर्वसनेस और होती है, चीजें हाँ। ब्लैकआउट हो, समझ नहीं आता बोलना क्या है। तो बिल्कुल। सेम चीजें वहां पे होती थी, ठीक। बट वो वहां से मैंने कहा कि ये शायद एक बार करके देखते हैं, और वहां से मैंने स्टार्ट किया करना, और जस्ट अभी चल रहा है जर्नी। ओके, कॉमेडी यानी कि एक तरह से हम कहें अगर किसी को हंसाना, आप ये मानते हैं इट इज वेरी वेरी टफ? हाँ, ये हंसने तो वाले तो हंसते हैं, लेकिन द अदर वे राउंड हम देखें, हम्म। उसमें बताइए कि क्या ये मुश्किल है कॉमेडी लिखना और हंसाना? होता क्या, जब हम लिखते हैं, मैं सबसे पहले लिखने की बात करता हूँ। जब हम ठीक है। बहुत, हर कॉमेडियन का एक अलग स्टाइल होता है लिखने का। कुछ तो मैंने बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हो जाते हैं जो लिखते भी नहीं है, जो जो खासकर आप बात करें तो कॉमेडी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिसमें से एक होता है हम ऑडियंस का, आपने देखोगे कि ऑडियंस से हम इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं जी। तो ऑन द स्पॉट आप कितने अच्छे, वो कॉमेडियंस की वहीं पे दिखते हैं कि आप कितने अच्छे जोक ऑन द स्पॉट बना सकते हो, आप कितने Right. स्पॉन्टेनियस हो। राइट। तो सब, अब मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, मेरे पास एक कहानी होती है जो शायद ये मेरे पास्ट में हो चुका है या मैंने क्रिएट किया है, वैसा नहीं है। तो उस कहानी में हम कितने फनी एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। जो जोक्स के थ्रू, जैसे अगर नॉर्मली सरकाजम है तो हम सरकाजम कितना ऐड कर सकते हैं उस कहानी में। उसमें एक फ्लिप राइटिंग होती है जिसमें हम जो बात मैं कह रहा हूँ खुद ही एग्री कर रहा हूँ, अगले लाइन में मैं डिसएग्री कर जाऊंगा तो लोगों को उस बात पे Okay. हंसी आएगी। तो वो पूरे एक स्टोरी टेलिंग में हमें ऐड करना होता है, जोक्स ऐड करने हैं कि 1 मिनट में एक जोक तो आना ही चाहिए ना, लोगों को एंटरटेन Okay. करना है। तो वो एक पहले स्टोरी क्रिएट कर लेता हूँ माइंड में। ठीक। मेरा तो यही स्टाइल है कि क्रिएट कर लिया मैंने। अगर मुझे फिर फ्रेंडशिप पे करना है कॉमेडी, तो फ्रेंडशिप की कहानी है मेरी, स्कूल की हो सकती है, कॉलेज की हो सकती है, कहानी मैंने लिखी है या माइंड में मुझे पता है मेरे साथ वो हुआ है, तो बस उसमें अब ऐड करना है, मुझे सरकाजम ऐड करना है कि थोड़ा सा लोगों को हंसाने के लिए सरकाजम ऐड किया। कुछ इंसिडेंट ऐड कर लेते जो हुआ नहीं होता पर फनी होता है, जो हमने कहीं और देखा होता है, वो थोड़ा सा ऐड। तो वहीं से जस्ट स्टार्ट होता है जोक राइटिंग या फिर सारी चीजें। कुछ ऐसा भी होता है कि यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कॉमेडी और रीड कॉमेडी, पहले आपको जरूरी है कि पढ़ना पड़े, पढ़ के आइए, या ऐसा होता है क्या? ये थोड़ा सा इम्पैक्ट तो करता है कि अगर आप, जैसे मैं बहुत सारे कॉमेडियंस को जानता हूँ जिनको मैं सुनता हूँ या फिर लाइव शोज देखता हूँ या यूट्यूब पे देखता हूँ, तो वहां से फर्क तो पड़ता है कि आप, पर वहां पे दो, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, आप पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अच्छा। आप सीखते बहुत हो कि कैसे जोक क्रैक करना है, सामने ऑडियंस को कैसे रीड करना है। कई बार होता है कि एक ऑडियंस है जो विलेज से, अगर विलेज के हैं या कोई हमारा शो है जो विलेज के आसपास है, तो हमें पता है कि अगर मैं कॉर्पोरेट पे करूंगा उनको फनी बिल्कुल नहीं लगेगा, कॉर्पोरेट में हूँ। हाँ, तो ऑडियंस को पहले समझना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस है आज की स्टूडेंट है, तो कुछ ऐसे जोक्स होंगे जो स्टूडेंट से रिलेटेड, तो वो पहले हम देख लेते हैं कि ऑडियंस कैसी है। ऑडियंस के अकॉर्डिंग हमारे पास या तो कोई सेट है जो हमने पहले परफॉर्म किया, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सेट होते हैं, फ्रेंडशिप पे, फैमिली पे, पॉलिटिकल्स, तो अलग अलग। तो हमें पहले ऑडियंस समझना होता है, 5-7 मिनट इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। कॉमेडी, वो जो आपने मैक्सिमम कॉमेडियन को देखा होगा, चाहे वो क्राउड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आता है पहले इंटरेक्ट करता है, वो पहला हमारा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक तो टाइम मिल जाता है हमें भी रिलैक्स होने का, कि रिलैक्स हो जाते हैं और फिर जान जाते हैं कि हम ऑडियंस कैसी है, क्या करना है, और फिर उसके बाद जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप जाते हैं स्टेज पे या स्टैंड अप करने, तो आपको क्राउड को रीड करना हाँ, ये बहुत जरूरी है। ओके। और जो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है बहुत सारे कॉमिक्स को सुनने की या पढ़ने की, कि आप सीखते सबसे हो थोड़ा थोड़ा। जैसे आकाश गुप्ता, जिनको मैं देखता हूँ, उनकी फिजिकल कॉमेडी बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, वो उनके एक्सप्रेशन हो गए, वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। जब लोगों से बात करो, आपके एक्सप्रेशन से आप हंसा सकते हो। जोक्स कई बार बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन एक्सप्रेशन लोगों को हंसा देते हैं। जाकिर सर, वो आप उनका देखोगे, जितने भी कॉमेडी शोज वीडियोस देखोगे, तो बड़ा उनका इमोशंस का अपना है। एक अगले लाइन में आपको रुला सकते हैं वो, और एक अगले ही लाइन में वो बहुत फनी बात बोल जाएंगे। तो जो उनका ग्राफ है ना, वो बहुत अप एंड डाउन होता है। हाँ, तो उनसे वो सीखता हूँ मैं। और क्योंकि मैं भी पोएट्री करता हूँ तो बहुत रिलेट कर पाता हूँ। बहुत कम कॉमेडियन है जो पोएट्री और साथ में कॉमेडी, बहुत अलग फॉर्म है। एक बहुत सीरियस टॉपिक्स पे लिखना और एकदम कॉमेडी बहुत अलग है। तो जाकिर सर से और अभी मुनव्वर फारूकी, वो भी ऐसा ही कुछ शायरी और कॉमेडी मिक्स करते हैं। तो ये, और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो वहां पे ये आता है कि कई बार ना आपको उसके
अगर मैं एक ही कॉमिक को बार बार देखे जा रहा हूँ तो वो सेम जो राइटिंग हमारी हो जाती है, या फिर उसकी, तो लोग आपको ना आपके नाम से ज्यादा उसका सेकंड कॉपी या कॉपी मानते हैं ओके। कि जाकिर खान की तरह करता है या फिर इसके साथ। तो आप ऑफ कोर्स आप आते हो तो चाहते हो कि आप अपने नाम से जाएं, तो आपका आपकी क्रिएटिविटी क्या है, बिल्कुल आप क्यों अलग हो उससे, तो वो बस थोड़ा सा नेगेटिव, वो भी आपके ऊपर है कि आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक। हाँ, अपना थोड़ा सा ऐड ऑन करके। जैसे हम ऑफ कोर्स राइटिंग एंड कॉमेडी, उसमें हमने पोएट्री भी जोड़ी है, तो अभी सिर्फ कॉमेडी पे आए तो हाउ ओल्ड इज कॉमेडी, ये मतलब इसके बारे में ही बात करें, कितनी पुरानी है? कॉमेडी देखे तो इंडिया में थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस हुआ, आप इंटरनेशनली देखेंगे तो काफी टाइम से चल रही है इस चीज को। और वहाँ पे अभी इंडिया में क्या है ना कि हमने बॉलीवुड को थोड़ा सा ज्यादा, लोगों को क्रेज है बॉलीवुड का ना, तो कॉमेडी मूवी में ही थोड़े थोड़े शॉर्ट टर्म में हमने जॉनी लीवर्स को देखे, उससे पहले देखे तो हाँ, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट होता था कि एक 3 घंटे की मूवी है तो 5 मिनट 4 मिनट कहीं कहीं पे सीन है जो कॉमेडी सीन है, ताकि मूड लाइट, हाँ, लोगों का मूड लाइट हो या थोड़ा सा एंटरटेन कर पाए लोग। हाँ, वहां से स्टार्ट हुई, मूवी में छोटे छोटे गैग्स आए, फिर धीरे धीरे जैसे ही हम देखेंगे कि 2004-05 के बाद टीवी पे लोगों ने इंग्लिश में स्टार्ट किया, क्योंकि हमें लगा कि इंटरनेशनली जब हिप हॉप इंडिया में आ रहा था तो कॉमेडी भी थोड़ी सी लोगों ने कॉपी करने की स्टार्ट की कि कुछ करते हैं देखते हैं क्या होता है, तो वहां से स्टार्ट हुआ। लेकिन अब वो इंग्लिश में करना वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ऑडियंस नहीं है ना इंग्लिश वाली हमारी ज्यादा। तो उस टाइम पे फिर जाकिर सर हो गए, जाकिर खान, और बहुत सारे जो पुराने कॉमिक्स हैं जिन्होंने 2010-11 में स्टार्ट किया, उन्होंने हिंदी में ट्राई किया कि एक बार करके देखते हैं। हालांकि स्टैंड अप कॉमेडी इंग्लिश में उन्होंने देखा हुआ था, बट उन्होंने कहा कि भाई हिंदी में ट्राई करते हैं, ऑडियंस को कैसा लगता है जी। हाँ, तो वहां पे उन्होंने ट्राई किया, जो लोग थिएटर भी कर रहे थे, थिएटर के साथ साथ कॉमेडी भी ट्राई कर रहे थे जी, तो वहां से इंडिया में आया, और फिर आपने टीवी शोज आने लग गए, फिर राजू श्रीवास्तव सर काफी टाइम उस टाइम पे, तो वो धीरे धीरे टीवी पे आने लगे, और अब तो इंडिया में हर जगह कॉमेडी चल रहा है, मतलब आगे बढ़ने लग गया। ठीक। ऑन द स्टेज अगर कोई पहली बार जाता है अपना स्टैंड अप कॉमेडी करने, तो आपको लगता है कुछ चैलेंज फेस करता है या सम काइंड ऑफ नर्वसनेस एक्सेट्रा? आपने खुद शोज किए हुए हैं इतने सारे, तो उस बारे में कुछ बताएं। चैलेंजिंग मुझे लगता है कि कॉमेडी में सबसे ज्यादा चैलेंज ये है कि आपने जो बेसिकली ऑन पेपर लिखा हुआ है जोक जी, उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि मैं जब लिखता हूँ ना, या फिर मैं जब पॉइंटर्स लिखता हूँ कि ये पॉइंटर्स मुझे बोलने हैं, उस टाइम तो मुझे बहुत फनी लिखता है इसलिए लिख रहा होता हूँ कि ये बहुत फनी है, लोगों को अच्छा लगेगा। पर सेम चीज जब मैं स्टेज पे जाके, कई बार होता है कि कुछ जोक हमारे फ्लैट जाते हैं, फ्लैट मतलब कि लोगों को समझ नहीं आया, हो सकता है मैं पॉलिटिकल जोक मार रहा हूँ, किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहा हूँ, पर हो सकता है ना ऑडियंस में वो जानता ही ना उस समझ ना पाएगा, तो वो थोड़ा सा लगता है चैलेंजिंग होता है कि कई बार। हाँ, और साथ में कॉमेडी में एक जो मुझे लगता है स्टेज फियर बहुत सारे लोगों को इंडिया में रहता है, कैमरे के सामने आके स्टेज के सामने परफॉर्म करना, वो स्टेज के कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे डिफरेंट हो जाता है, तो वहां से कहीं ना कहीं पर वो उसको खत्म करने का एक ही ऑप्शन है कि आपको बार बार आना पड़ेगा स्टेज पे। मैं भी जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे आज भी याद है, पहली बार जब स्टेज पे 5 मिनट्स का टाइम होता था, और 5 मिनट में जो भी मैं प्रिपेयर करके लाया हूँ, तो मुझे लगता था घर पे प्रैक्टिस करता था वो 6-7 मिनट तक जा रहा है, मुझे लगता था वहां पे क्या होता है ना कि अगर 5 मिनट का टाइम है तो 4 मिनट में पीछे से एक लाइट आती थी कि 1 मिनट रह गया, आप एंड करके स्टेज छोड़ दो। अच्छा। ये वहां पे टाइम फिक्स होता था, आप 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर करोगे तो पीछे से बूपर या कुछ साउंड दे देंगे, वो बंद कर देंगे, माइक बंद कर देंगे, कुछ ऐसा। पर वो जो 7 मिनट का मैं लिख के जा रहा हूँ, वो जब मैं स्टेज पे जाता था, बस वहां ऐसा होता था कि बस सुना दो, 2 मिनट 3 मिनट में खत्म हो जाता था, वो नर्वसनेस से होता था कि तो ये जो टाइमिंग होती है 5 मिनट्स हो गया या 7 मिनट्स, ये किस तरह से डिसाइड हुई है कि इसको इतना ही रखा जाए? क्योंकि ये जो दिल्ली में ना ओपन माइक, सब तो इंडिया में हर जगह ही होते हैं ओपन माइक, तो ये ओपन माइक कल्चर है जहाँ पे जितने भी कॉमेडियन बनना चाहते हैं या पोएट्री में जाना चाहते हैं, तो ये अपने जोक्स लिखते हैं, 5 या 4 मिनट का सेट लिखते हैं, उसको परफॉर्म करके प्रैक्टिस करते हैं कि कौन से जोक्स लोगों को पसंद आ रहा है, कौन से स्किप करना है, कौन सा रखना है। वो छोटे छोटे 5 मिनट के हम सेट बनाते हैं, और वो एक टाइम के बाद हमारा जब 6 महीने 7 महीने के बाद 1 घंटे का पूरा सेट हो जाता है। अच्छा। उसमें जोक्स बहुत सारे ऐड हो जाते हैं, कौन सा स्किप करना है, तो बेसिकली वो प्रैक्टिस के लिए होता है ओपन माइक कल्चर। अब वो इसलिए टाइम का जो आप पूछ रहे हो, तो 5 मिनट या 7 मिनट डिसाइड करने का, क्योंकि ऐसे बहुत एक ओपन माइक में कम से कम 20 परफॉर्मर होते हैं। अच्छा। तो अगर वो टाइम लिमिटेशंस नहीं रखेंगे तो फिर वो थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ओके। इसमें क्या जोक्स पहले चेक किए जाते हैं, क्रॉस चेक होता है, कुछ ऐसा भी है? जब मैंने 2020 और 19 में स्टार्ट किया था ओपन माइक करना, तब तो हम जब ऑर्गेनाइजर से मिल रहे हैं या जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है,
उनसे बातें होती थी, तो एक बार बोलते थे आपने क्या लिखा है भेज दो, पढ़ते ठीक हैं, है। क्योंकि उस टाइम पे डार्क कॉमेडी इतना ज्यादा कल्चर नहीं था, ओके। वो सिर्फ डार्क कॉमेडी चेक करते थे कि आप वैसी कुछ ऐसी बात ना करो जो ऑफेंसिव हो, राइट। या पर जब जैसे जैसे मैं अभी तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब कोई हमारा सेट चेक नहीं करता, ओपन माइक्स के इतने सारे स्टेज खुल गए, वो यहाँ नहीं परफॉर्म कर रहा है तो कहीं और मौका मिल जाएगा। मौका मिल जाए। हाँ, और इसलिए वो इतना ज्यादा अब तो नहीं होता, मुझे लगता है कि अब बिल्कुल खत्म हो गया, कहीं पे चेक नहीं करते हैं, आप Okay. आइए परफॉर्म करिए। Okay. Okay. So what exactly may be the, I can't use the word struggle, but to enter the open mic show, अगर कोई एक अच्छा कॉमेडियन है, वो अब अपने आप को ओपन माइक में लाना चाह रहा है, क्या इसमें कुछ स्ट्रगल होती है या आप रेफरेंसेस से जा सकते हैं? रेफरेंसेस से जा सकते हो, अब तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गए, मतलब Okay. कोरोना में हमने जूम पे किया है कॉमेडी। ओके। हाँ, उस पे बहुत सारे लोग, मैक्सिमम कॉमेडी कॉमिक होते थे और कुछ ऑडियंस होती थी, और उनके सामने जोक क्रैक करना, तो वो हमने 4-5 मिनट का सेट वहाँ प्रैक्टिस करते थे, पर चैलेंज फेस नहीं होता वहाँ। मेन मुझे जो लगता है कि जब मैंने कॉमेडी स्टार्ट किया तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। ये Okay. सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप फर्स्ट टाइम जाते हो और आपको लगता है कि मतलब मुझे कॉमेडियन बनना है, जिसको पहली बार करना है उसको तो यही लगता है कि ना तीसरे या चौथे शो के बाद उसका सपना ये है ना कि जाकिर खान, आकाश गुप्ता, कपिल शर्मा बनना है। वो 4 शो के बाद उसको एक कोई नहीं जानता ना, तो छोड़ देते हैं लोग, मैक्सिमम लोग ना कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। ओके। एक एक कॉमिक्स हैं, अभी भी हर्ष गुजराल हो गए या जितने बड़े कॉमेडियंस की मैं नाम ले लूं, रवि गुप्ता हो गया, ये अभी भी ओपन माइक्स करते हैं। जाकिर खान अभी भी ओपन माइक्स करता है। इनको क्या जो होता है आजकल, इनके पास तो अभी मुझे लगता है सारी चीजें हैं, सब बड़े बड़े शोज हैं, पर ये प्रैक्टिस के लिए आज भी करते हैं। वो पेशेंस नहीं है लोगों में, वो 4-5 शो के बाद जो नेम फेम चाहते हो नहीं मिलता आपको। मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कॉलेज शो किया, मुझे अप्रोक्स 200 से ज्यादा मैंने ओपन माइक्स किए, उसके बाद फर्स्ट कॉलेज शो मिला। तो आते हैं लोग, मैं जब जाता हूँ ओपन माइक्स में रोज 20 नए लोग इंट्रोड्यूस होते हैं कि आज मेरा फर्स्ट शो है, पर वो आपको 3-4 शो के बाद वो नहीं मिलते हैं। जो कंसिस्टेंट है वो बना हुआ है 4-5 साल से या 2 साल 3 साल दे रहा है, तो वो ग्रो करता है और आगे बढ़ता है, तो ये कंसिस्टेंसी रह जाती है लोगों में। तो ऑडियंस में भी ये कहीं थॉट आती है कि लाइक ये एक नए स्टैंड अप कॉमेडियन है, बट हम तो हर्ष गुजराल को सुनने आए हैं, कुछ ऐसे? इसका इम्पैक्ट होता है बस कि ओपन माइक्स में तो मुझे लगता नहीं है। ओपन माइक्स में ऑडियंस को पता है कि सारे नए कॉमिक होंगे, कोई 1-2 महीने पहले कर रहा होगा, उस नजरिए से आते हैं ऑडियंस को। हाँ, ऑडियंस अब हर्ष गुजराल के शो में आ रही है तो ऑफ कोर्स उसके टिकट के पे करके आ रही होगी, तो उसको पता है। हम जब ओपन माइक्स के टिकट्स बहुत सस्ते होते हैं, कई बार तो फ्री एंट्री होती है, तो वहाँ पे उतनी एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं है। ओके। कभी कुछ बैकफायर होता है? आपने कोई जोक सुना दिया हो और मतलब पसंद ही ना आया हो किसी को? होता है, कई बहुत बार होता है। और अभी तो आपने देखा ही होगा कि कितने कंट्रोवर्सीज होते हैं, खासकर हम जब कोई रिलीजन्स को जोक करते हैं या फिर कोई पॉलिटिकल जोक होता है, और मैक्सिमम लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो होता है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें थोड़ा सा वर्ड्स को प्रॉपर चूज करके बोलना चाहिए लोगों, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। और हमें किसी को भी, चाहे किसी भी रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं, या फिर कुछ ऐसा नहीं बोलना कि कोई भी कम्युनिटी पे हम टारगेट करके बोले, क्योंकि मैं कॉमेडी की कुछ अभी आर्टिकल्स ही पढ़ रहा था, उसमें भी कुछ ऐसा ही थे। उन्होंने यही चीज बोली थी कि जब कॉमेडी स्टार्ट भी हुआ ना, कि जब हम डार्क कॉमेडी या फिर सीरियस टाइप कॉमेडी करते हैं, तो उसमें ह्यूमर के थ्रू आप सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसको दिखा जरूर सकते हो, लेकिन किसी के अगेंस्ट जाके किसी को छोटा या नीचा दिखाना वो गलत है। हाँ, तो अभी बहुत सारे बड़े कॉमिक्स हैं जिन्होंने आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है चीजें। हाँ जी। सो इज इट लाइक whosoever are stand up comedians, they वो अवॉइड करते हैं कि हम रिलीजियस जोक्स पे ना ही बात करें, या इस तरह का रहता है उनके मन में? स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा लोग करते थे कि रिलीजियस जोक हो गए या फिर पॉलिटिकल जोक्स हो गए, बट आफ्टर सम ये मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा, या ये बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए इनके साथ लाइफ में, तो उसके बाद लोगों ने भी थोड़ा सा लिमिटेशंस लगा ली खुद पे कि ऑफ कोर्स आप फेम चाहते हो, लेकिन इस तरीके से फेम नहीं चाहोगे कि स्ट्रगल ज्यादा हो जाए आपके लाइफ में ना। तो वो कहीं ना कहीं लोगों में, अब तो मुझे लगता है बहुत लोग सोच समझ के बोलते हैं और जोक्स या ट्राई नहीं करते, पहले ट्राई करते थे, बट मुझे लगता है कि एक फ्रीडम जो एज अ राइटर में अगर देखो कॉमिक्स से हटके, कि वो फिर राइटिंग की ना फ्रीडम रुक जाती है हमारी, कि अगर मुझे कुछ लोगों तक पहुंचाना है, बट वो क्योंकि डर है, क्योंकि सोसाइटी में जिस तरीके से, तो डर के अगर हम लिख रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ राइटिंग नहीं है, लोगों तक हम वो चीज पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी वो इम्प्रूव होना चाहिए कि नहीं कुछ ऐसा। हाँ, इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि
जो मैंने खुद भी देखा है कि हम गेस्ट्स में से, मतलब जब कुछ शो चल रहा होता है तो हम पॉइंट आउट करके बात करते हैं उनसे, थोड़ा उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर इंटरनेशनल शो में मैक्स अमीनी का शो देखें हम, उनमें तो बहुत ज्यादा होता है, पूरा हॉल भरा हुआ होता है, तो वो तो हमारे यहाँ भी होता है। उस केस में कैसे मैनेज होता है फिर? उसमें भी कभी ऑब्जेक्शंस होती हैं या इट्स ऑल लाइटली लिया जाता है? डिपेंड्स। जैसे मैं, मेरा एक्सपीरियंस एक कॉलेज शो में कर रहा था। जी। हाँ, तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं स्टार्टिंग मैंने पॉलिटिकल जोक से की थी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं मुनव्वर को सुना था ओके। और जाकिर सर को सुना था। तो जाकिर सर तो पॉलिटिकल कॉमेडी नहीं करते हैं, लेकिन मैंने मुनव्वर को सुना है और कुणाल कामरा, उस टाइम पे मैं सुनता था इनको। तो ठीक। मुझे लगा कि, और क्योंकि मैं लिखता भी थोड़ा सा सोसाइटी बेस्ड चीजें हूँ, तो मुझे ठीक लगता था कि हम कुछ कॉमेडी के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं जिसमें हम हाईलाइट करें प्रॉब्लम्स क्या है हम्म। और सॉल्यूशंस क्या है इसके। हम्म। तो मैंने वो स्टार्टिंग उससे की। तो मेरा फर्स्ट कॉलेज शो मैं पॉलिटिकल जोक करने गया, और जिस कॉलेज में गया मेरा 45 मिनट्स का परफॉर्मेंस था। ओके। मैंने स्टार्ट किया, और जब मैं स्टेज पे गया 15 मिनट के बाद मुझे रोक दिया गया कि अच्छा। हाँ, मुझे नहीं, मुझे लगा मे बी बोल रहे हैं कि ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले लो फिर दोबारा कंटिन्यू करना। ओके। तो मुझे यही बोल के कि ब्रेक ले लो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जब मैं स्टेज से नीचे आया तो उन्होंने मुझे दोबारा चांस ही नहीं दिया। मैंने पूछा उनसे कि अभी तो मेरा परफॉर्मेंस बाकी है। हाँ। तो उन्होंने यही बोला कि जो आप पॉलिटिकल जोक्स कर रहे हो, जिस पार्टी के अगेंस्ट कर रहे हो, वो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं। तो ऐसे इशूज हो जाते हैं, बट ठीक है। अभी मैं मेनली जो है, अभी मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, और खासकर क्योंकि क्लीन कॉमेडी में क्या ना, फैमिलीज के रिलेटेबल करने के लिए मुझे वही सारी चीजें बोलनी पड़ती हैं जो लोगों को अच्छा लगे और फनी लगे। हम उस तरीके, हाँ, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ, मैं ज्यादातर अभी मैक्सिमम जो दिल्ली और बैंगलोर या मुंबई एक सर्किट है कॉमेडी का, जहाँ पे हम कॉमिक्स को बहुत जानते, एक दूसरे को जानते हैं। तो डार्क कॉमेडी बहुत ज्यादा चल रही है, और डार्क कॉमेडी चल भी इसलिए, ऐसा नहीं कि कॉमिक्स जानबूझ के लिखते हैं या फिर उनको ऐसा है, इसलिए चल रही है क्योंकि लोग देख बहुत रहे हैं, ऑडियंस बहुत है डार्क कॉमेडी। हाँ, वो भी एंजॉय कर। अभी कॉमेडी के जो स्टैंड अप कॉमेडी के ऑडियंस क्या है, कॉलेज के बच्चे, हाँ, स्कूल से पास आउट बच्चे, और जो कॉर्पोरेट में नए नए अभी जॉब 2-3 साल। तो वो जो एज ग्रुप है ना, 16-17 से लेके 25-27 तक का, वो एज ग्रुप सबसे ज्यादा भी ऑडियंस है यूट्यूब पे। तो इसलिए कॉमेडियंस अभी व्यूज चाहिए या आगे चीजें करनी है, तो उसके लिए वो डार्क कॉमेडी को ज्यादा करते हैं। बट मेरा भी यही है कि क्लीन कॉमेडी करके भी हम हंसा सकते हैं लोगों को। चाहे आप एग्जांपल ले ले, कपिल शर्मा, राजू सर, सारे हैं कि क्लीन, हाँ, वो थोड़ा सा रहता है। हाउ डू यू फील, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ, अगर हम एक ही शब्द बोलें, हंसने का बेनिफिट या लाफ्टर, तो ये भी एक मीडियम है लोगों को हंसाने के लिए। एंड देयर आर फिल्म्स को अभी हम साइड पे रखते हैं, बट बहुत से ऐसे शोज हैं जिसमें लिटरली आप हंस हंस के गिर पड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है? ये अभी तो बहुत ज्यादा, जो मुझे लगता है कि अभी थेरेपी की तरह यूज होता है लाफ्टर। क्योंकि आप देखेंगे पहले तो हमें शायद एंजाइटी का मतलब भी नहीं पता होता था, डिप्रेशन का। अभी हर जो स्कूल लाइफ में बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी जा रहे हैं। और जब मैं ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, मैंने क्योंकि वर्किंग हूँ मैं, तो कॉर्पोरेट का भी मैंने देखा है, वहाँ पे जितना स्ट्रेस होता है काम का, तो हर इंसान को ना जो वीकेंड्स पे थोड़ा सा चाहिए कि कुछ लाइट मूड हो जाए या फिर थोड़ा सा हंस ले, तो वो थेरेपी की तरह यूज हो रहा है। और जब आप टीवी शोज भी देखते हो, कॉमेडी के शोज देखते हो, तो आप जब घर में बैठते हो बहुत स्ट्रेस के बाद आप चाहते हो कि 10 मिनट या 20 मिनट हंस लिया जाए। तो बिल्कुल, और हंसना तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, या फिर कहावत भी है कि हंसने से खून बढ़ता है। तो हेल्थ, हाँ, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि हम हंसे। इतने स्ट्रेस की दुनिया में थोड़ा सा टाइम निकाले खुद के लिए। सो वी कैन से भाई एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक मिनी डॉक्टर है। हाँ, मतलब टाइप ऑफ। जी जी। अब हम आते हैं, see, all stand-up shows and open mics, this is also one kind of a business. एक business है जहाँ पे आप एंट्री लेंगे, फीस देंगे, एक्सेट्रा। तो इसमें एक तरफ से स्टैंड अप कॉमेडियन को भी पे होता है, अदरवाइज गेस्ट भी पे करके आते हैं। तो एज अ बिजनेस आप इसका क्या देखते हैं? मतलब उस वे में थोड़ा हमें समझाइए। अगर बिजनेस के वे में जाए, क्योंकि एक आर्ट फॉर्म है कॉमेडी, और एक आर्ट फॉर्म से अभी, क्योंकि जब पैशन की तरफ से हम पैशन की तरह स्टार्ट करते हैं, तो लोग एज अ कॉमिक, मुझे लगता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं, ओपन माइक से आते हैं, तो वहाँ पे तो हम पे करके आते हैं। जितने भी ओपन माइक्स होते हैं, तो जो परफॉर्मर है उनको पे करना पड़ता है कि मुझे इतना टाइम चाहिए, तो स्लॉट के अकॉर्डिंग उनको पे करना होता है। तो उनको क्योंकि पता है कि इसमें मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है। अब जब हम अपने
पैशन को प्रोफेशन बना रहे हैं, ऑफ कोर्स प्रोफेशन जिससे आपकी लाइफ आपको सर्वाइव भी करना है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस की तरह भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। हम एजुकेशन को अगर देखें इंडिया में, मैं अगर कंपेयर करूं, एजुकेशन एक ऐसी चीज है, कहते हैं बांटने से बढ़ता है, लेकिन फ्री में तो वो भी हमें नहीं मिल रहा है। स्कूल में फी पे कर रहे हैं तो एजुकेशन हमें मिल रहा है। तो बिल्कुल। सेम कॉमेडी है कि हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए बिजनेस मॉडल बना दिया गया उस चीज को, ओपन माइक से, या फिर कॉमेडी थिएटर शोज हो रहे हैं, या फिर आप मॉल में जाओगे तो बहुत सारे शोज मिल जाएंगे, या जी। टीवी पे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स हो गए या फिर जितने प्राइम पे वीडियोस आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक बिजनेस है, क्योंकि उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, बहुत बिल्कुल। सारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, फिर जो वहाँ पे क्रू मेंबर्स होते हैं, कॉमेडियन है जो, तो ओके। सो कुछ मैंने भी देखा कि हमारे जो टॉप के कॉमेडियंस बने, अनुभव बस्सी, हर्ष गुजराल, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, इन्होंने फिल्म्स भी करी हैं। एग्जैक्ट। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको काफी ऊंचाई तक भी ले जा सकता है। हाँ, ये माध्यम अब बन गया है कि कॉमेडी, मैं ये सॉरी डिस्टर्ब बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ कि यस यस, इट्स नॉट अबाउट फिल्म्स, बट जैसे कुणाल कामरा का नाम बहुत ऊपर आया, मुनव्वर फारूकी का, वो किसी भी रीजन से हो, बट इज दिस आल्सो वन मीडियम व्हिच कैन टेक यू टू हाइट्स, बहुत ऊंचाई पे आपको ले जाके अच्छे दर्जे पे लेके जा सकता है। मुझे लगता है कि एक प्रोसेस, मतलब हमने एक नया प्रोसेस फाइंड कर लिया है कि अभी अगर मुझे बॉलीवुड में काम करना है, एक्टिंग करनी है, तो अगर मैं किसी ड्रामा या किसी ऐसे कॉलेज से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं वहां तक जाऊँ ना, तो वो मीडियम अगर मैं, या तो मैं फिर थिएटर जाऊँ, 4 साल थिएटर करूँ, चीजें करूँ, और वो आर्ट फॉर्म में आप में अगर मुझे एक्टिंग करनी है, तो अगर मुझे भी स्किल नहीं है तो मैं चाहे किसी भी थ्रू जाऊं नहीं पहुंचूंगा, नहीं पढ़ बट वो स्किल है तो बस एक मीडियम बन गया, कॉमेडी करके हमारी ऑडियंस एक क्रिएट हो जाती है, ऑडियंस हमें पसंद करती है, उसके बाद हम बड़े, मतलब जितने भी प्रोड्यूसर है या फिर डायरेक्टर है, वो भी चाहते हैं कि ऐसा इंसान हमें मिले जिसमें स्किल भी हो, साथ में उसकी ऑडियंस भी हो। तो जस्ट वही, जैसे बस्सी के आपने एग्जांपल दिया, हाँ, तो उसकी एक अच्छी ऑडियंस है, तो और स्किल भी है साथ में, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत जरूरी है। बहुत सारे कॉमिक है जिनके अंदर, जिन्होंने 1-2 मूवी की, उसके बाद आपको शायद नहीं दिखते हैं बहुत सारे, हाँ, तो स्किल सेट का होता है कि अगर आप में स्किल है तो आप कंसिस्टेंट हो जाते हो। मुनव्वर की बात की आपने, तो मुनव्वर में जो स्किल है, आप टीवी पे आजकल देखते हैं कि मुनव्वर बहुत ज्यादा टीवी शोज कर रहे हैं, तो वो स्किल है उनके अंदर कि उस चीजों को, लोगों को एंटरटेन कर पा रहे हैं टीवी पे आके भी। तो जस्ट वही है कि आप में स्किल सेट है और आपको चांस, हाँ, कि चांस थोड़ा हमें, जो लॉन्ग वे था ना मैं, कि पहले बहुत सारे जगह पे जाके ऑडिशन देने पड़ रहे हैं, चीजें करनी पड़ रही हैं, वो थोड़ा सा शॉर्टकट बोल सकते हैं इसको, कि हाँ, स्किल को हम जल्दी लोगों तक पहुंचा पाए। तो एक तरह से ये भी देखे, ऑफ कोर्स स्टैंड अप कॉमेडियंस को एक तरफ रखते हैं, फिल्म्स में अलग है, तो अदरवाइज आल्सो जो डिजिटल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया, यूट्यूब पे कई लोग रील्स बनाते हैं, कई उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस वो देते रहते हैं, तो आप भी उसको गिनते हैं कि दैट इज, देयर आर बहुत सेवरल एलिमेंट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जहाँ लोग परफॉर्म करते हैं अलग अलग वे में। हाँ, उसमें भी मुझे लगता है कि उसमें भी फिर स्किल सेट पे बात आ जाती है। बिल्कुल। आप अगर नॉर्मली सिर्फ आप देखो कि बहुत सारे लोग हैं आजकल ट्राई करते हैं कि हम इंस्टा पे जाते हैं, रील बनाते हैं, यूट्यूब पे रील बनाते हैं, तो अगर वो कंसिस्टेंट, पहले तो कंसिस्टेंसी हर काम के लिए जरूरी है, अगर वो कंसिस्टेंट हैं, चीजों को रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, तो एक मौका ढूंढते कि कभी ना कभी लोग मुझे पसंद करेंगे, या लोग मुझे, मेरे व्यूज, अगर नंबर्स की बात करो, व्यूज आएंगे, अच्छे आएंगे, हाँ, लेकिन उसमें भी अगर आपको लोग, आपके अंदर वो स्किल है, तो लोग एक मतलब जब लोगों तक पहुंचेगा लोग पसंद करेंगे। और बहुत सारे मैं ऐसे वायरल्स वीडियोस देखते हैं, जब आप देखेंगे इंडिया में हर चौथे दिन कोई वायरल हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो स्किल सेट पे वायरल नहीं हुआ है, कोई भी एक चीज उसकी वायरल हो गई है, तो आप वो एक टाइम के बाद आपको दिखेगा भी नहीं, आपने बहुत नाम जो 2021 में वायरल, आज वो शायद दिख भी नहीं रहेंगे, तो क्योंकि वो स्किल सेट नहीं था, सिर्फ वायरल। तो वायरल सेंसेशन तब तक वायरल सेंसेशन रहता है तब तक उसके अंदर, मतलब अगर आप, मैं एग्जांपल में नाम ले लेता हूँ कुछ, जैसे कि रानू मंडल, ओके, सिंगिंग के लिए वो वायरल हो गई, एक गाना मिला, बट अब मैं मीडिया में देखता हूँ उनको, या कई लोग जाते हैं उनके साथ काम करते हैं, उनके इंटरव्यूज लेते हैं, सेम अपनी जो पहले कंडीशंस में थी सेम कंडीशन में है, तो वायरल वो स्किल सेट अगर होता तो शायद चीजों को कंसिस्टेंट रख के ग्रो कर पाती। जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रील बनाते हैं, या फिर जो उन पे अच्छी एक्टिंग स्किल है, बहुत सारे कॉमिक है जो मैं देखता हूँ, बहुत सारे रील ऐसे होते हैं बहुत अच्छा करते हैं, तो स्किल सेट है, लोगों को एंटरटेन कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो कंसिस्टेंट बने हुए हैं। जिनके पास स्किल सेट नहीं है, एक मतलब मैं 4, 5, 6, 7 बार कॉमेडी कर सकता हूँ, पर अगर उसको कंटिन्यू करना है तो स्किल सेट का होना जरूरी है, बैलेंस होना बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा। अब हम अगर बात करें ओल्ड टाइम्स, मतलब मैं एंशंट में नहीं जाऊंगा, जैसे चार्ली चैपलिन, फिर आगे जॉनी वॉकर, इस तरह से हमारे कंट्री में, इवन इंटरनेशनली बहुत से कॉमेडियंस आए, फिल्म्स में, अदरवाइज
सुनील ग्रोवर हो गए, उस तरह से। आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन रहे, जिसका मतलब आपको इंस्पिरेशन भी मिला होगा किसी को देख के, चाहे वो स्टैंड अप हो चाहे अदरवाइज फिल्म्स में हो? तो मैंने जो क्योंकि मैं जब पॉडकास्ट या फिर कॉमेडी शोज स्टार्ट किया तो ऑफकोर्स जाकिर सर का मैं नाम ले रहा हूँ इस पूरे। ओके। तो जाकिर सर से बहुत इंस्पायर्ड हुआ। जी। आकाश गुप्ता का मैंने क्लीन कॉमेडी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, उनकी जो फर्स्ट ओके। वीडियो वायरल हुई थी तो ओके। वो मुझे बहुत पसंद आई थी कि वो बहुत एक सिंपल सा इंसिडेंट है, हम रोज मर्रा जिंदगी में देखते हैं जो चीजें हो रही हैं उसी सेम चीज को बता रहे लेकिन जो ह्यूमर के साथ बता रहे हैं, तो वो बहुत इंस्पायर करते थे मुझे। और मुनव्वर फारूकी हो गए। ओके। मैं थोड़ा सा बॉलीवुड में जाऊं तो वहाँ मैंने बहुत ज्यादा राज कपूर के पुराने मूवीज को देखा है, उनका जो कॉमिक टाइमिंग होता था। राइट राइट। हाँ, तो वो सारी चीजें बहुत इंस्पायरिंग होती है एक कॉमिक कॉमेडियंस के लिए। फिर मिस्टर बीन जो हम अपने स्कूल के टाइम पे देखते थे, उस टाइम उसमें तो विदाउट डायलॉग हमने देखा है कि बिना कुछ बोले अपने एक्शन से, जिसको हम अभी फिजिकल कॉमेडी बोल सकते हैं, कि अपने एक्शन से हंसाते थे। तो वो चार्ली चैपलिन उनमें से एक थे। तो बहुत, हाँ, ये लोग मतलब इन लोगों का मैंने वीडियो देख जो भी सीखा है इन लोग को देखा है और सीखा है। ओके ओके। आप ये मानते हैं कि अगर कोई किताब हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, उसको वो बेसिकली कॉमेडी ही स्टोरी हो, उसको उस फॉर्म में फिल्म बनाना या उससे एक स्टैंड अप कॉमिक शो बनाना, इज इट इजी? एक लिखी हुई चीज को फर्दर ऑन एक परफॉर्म करके, चाहे कॉमिक शो बनाए या शॉर्ट फिल्म बनाए या एक स्टैंड अप कॉमेडी कराए, आपको क्या लगता है, इज इट इजी? नहीं, इजी प्रोसेस तो नहीं है ये। मुझे लगता है कि जब हम किसी चीज को, अभी बहुत सारे नॉवेल्स पे मूवी बन रही होती है, तो उस नॉवेल को, एक स्टोरी को समझना, फिर उस जितनी भी अब मूवी की अगर स्टोरी की बात करें, यूट्यूब पे शॉर्ट मूवी बनानी है या फिर हमें प्रॉपर 3 घंटे की कोई मूवी बनानी है, तो ऑफकोर्स वो एक कहानी से इंस्पायर्ड होती है, कहानी की बुक होती है जहाँ से हमने वो पढ़ी होती है, बायोपिक देख लो या फिर नॉर्मल कहानी भी। लेकिन उसको फिर हम वही स्क्रीन राइटिंग के आते, उसको पहले हम डायलॉग में चेंज करते हैं। हाँ। तो जो कन्वर्ट जो होता है, ट्रांसलेट किया जाता है, वो थोड़ा सा टफ होता है। तो उसमें राइटर्स का बहुत बड़ा भूमिका होता है। उसमें एक्टर डायरेक्टर बाद में आते हैं, मेन होता है कि राइटर कितने अच्छे से उस कहानी को डायलॉग राइटिंग में ला रहा है। फिर उसके बाद जस्ट वही स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है, हर एक कैरेक्टर का एक डायलॉग्स होते हैं उसमें। हाँ। थ्रू कॉमेडी आपको लगता है कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है थ्रू कॉमेडी? अदरवाइज हम बहुत कुछ देखते हैं, सीरियस करें कि सीरियल्स आ गए जो सीरियस हैं, सोसाइटी पे बने हैं, या फिल्म्स आ गई है, या बहुत कुछ आता रहता है, बट कॉमेडी जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल दे, कुछ ऐसा आपको लगता है हो पाता है? हाँ, मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज में कि कॉमेडी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम लोगों को अपनी बातें रख पाते हैं। अगर मैं बात करूं, मैं अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे कर रहा हूँ, अभी जेंडर इक्वालिटी पे हम बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो मैं जब जेंडर इक्वालिटी पे अपने सोर्स कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है मैं कॉमेडी के वे में बहुत अच्छे से डिफरेंट जो हम बेसिकली सोसाइटी में दिखाने के लिए जो बात करते हैं और जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे सच है, वो दोनों को थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाने में बहुत ईजी हो जाता है कॉमेडी के। अगर मैं नॉर्मली किसी से सीरियस टॉपिक पे बात करूं तो शायद 5-7 मिनट सुनेगा और उसके बाद नहीं सुनेगा वो। लेकिन कॉमेडी के वे में अगर मैं 1 घंटा भी जेंडर इक्वालिटी पे बात करूं तो लोग सुनते हैं एंटरटेनमेंट के माध्यम से। तो मुझे लगता है एक अच्छा माध्यम है हमारा कॉमेडी, जो हम लोगों तक सोसाइटी पे बात कर सकते हैं और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा वे है। ओके ओके। ऑल कॉमेडियंस इन अ वे, आपको लगता है कुछ अंदर वो छुपा के बैठे होते हैं क्या? उनके भी अंदर कुछ दर्द होता है, या डू दे रियली हाइड समथिंग, और इट इज शुड वी टेक इट एज ओ इट्स ओके? आपका क्या विचार है इस बारे? मुझे जो लगता है कि कॉमेडी बहुत सीरियस चीज है। अच्छा। हाँ, लोगों को लगता है कॉमेडी हमें जाके हंसाना इज बहुत डिफिकल्ट है, टफ टास्क होता है। क्योंकि जब आप हमें कॉमेडी, सबसे जो कॉमेडी हम अभी ना इंडिया में लगता है हर घर में एक कॉमेडियन होता है, फैमिली का एक मेंबर होगा जो बहुत फनी होता है, एंटरटेनिंग होता है। फादर हो सकता है, मदर हो सकती है, कोई हमारा सिबलिंग हो सकता है, कजन हो सकता है, जिसके साथ बैठ के अच्छा लगता है। तो वो जो एंटरटेनमेंट हम अपनी फैमिली के साथ करते हैं, ठीक है, वो करना, उसी चीज को जब हम स्टेज पे ले जाना है वो बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि अभी तो हम फैमिली या दोस्तों में करते हैं ना, तो हमें जानते हैं, हमारे बैकग्राउंड जानता है, मुझे अच्छे से जानता है, जो मैं स्टोरी उसको बताने वाला हूँ, जो उसको पता है उसके बारे में। बट जो ऑडियंस है, जो मुझे जानती नहीं है, जिनको मैं नहीं जानता हूँ, उसको हंसाना, उसके पीछे की स्टोरी बिना बताए 1 या 2 मिनट में हंसाना बहुत एक तो डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस इसमें आप कॉमेडियंस की बात करें तो
हम जब अपने लाइफ में सीरियस हो जाते हैं तब हमें लगता है कि हंसना बहुत जरूरी है। लाइफ को लेके सीरियस होने के बाद समझ में आता है कि हंसना कितना जरूरी है। जरूरी है, हाँ। तो मैं मोस्टली आप जब कॉमेडियंस की बात करोगे तो रियल लाइफ में बहुत सीरियस होते हैं वो। ओके। और मैंने जिनसे भी कॉमेडियन से मिला हूँ तो मुझे स्टेज पे जो उनका परफॉर्मेंस होता है वो जितना फनी होता है, जस्ट जब मैं उनसे ग्रीन रूम में कई बार मिल रहा होता हूँ या फिर बिहाइंड द कैमरा मिलता हूँ तो उतने ही सीरियस लाइफ में होते हैं वो। जोक लिखना है, जो हमें फनी लिखना है, उस फनी चीज को लिखने के लिए बहुत सीरियस होना पड़ता है हमें कि सरकाजम में कैसे चेंज करना है, फ्लिप कैसे करना है। फ्लिप कॉमेडी जो मुझे लगता है वन ऑफ द टफेस्ट कॉमेडी का एक फॉर्म है, फ्लिप कॉमेडी, कि आप जो बात अभी कर रहे हो ऑडियंस से जस्ट फ्लिप हो जाओगे अपनी बातों से तो लोगों को हंसी आएगी। तो वो बहुत सीरियस होकर करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम कॉमेडियंस सीरियस होते हैं रियल लाइफ में। राइट। पीपल हु वांट टू नाउ गेट इनटू कॉमेडी एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड ऑफ कोर्स यू आर अ राइटर, यू आर अ पोएट, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, एडवाइस आपकी तरफ से? फर्स्ट एडवाइस तो ये रहेगा, जब आप किसी भी पैशन को फॉलो करते हो, जस्ट नॉट कॉमेडी और राइटिंग, आप किसी भी चीज में जाते हो, अपने आर्ट को फॉलो करते हो, तो सबसे पहला कि आपको ना एक अल्टरनेटिव लेके चलना पड़ता है कि अगर मैं कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं, क्योंकि हम किसी से इंस्पायर्ड होकर चीजों को करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं भी किसी से इंस्पायर्ड होकर कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मैं उस पोजीशन तक पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, हो सकता है उससे बहुत आगे जाऊं, हो सकता है उससे बहुत पहले रह जाऊं, बट उसके साथ हमें कई बार लगता है, हमें ज्यादातर मैं जब अपने एज के लोगों को सुनता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि इस एज में तुम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो जस्ट मेरा होता है कि तुम्हारा पैशन क्या है, मैं भी उनसे जानना चाहता हूँ, या तुम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। जब मेरा ये क्वेश्चन होता है, उन बोलते हैं फैमिली अब बोलती है, जॉब या प्रेशर होता है एक एज के बाद ना, आप 23-24 के बाद आपको एक जॉब का प्रेशर आ जाता है आफ्टर स्कूल या कॉलेज, तो इसमें फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। बहुत लोग बोलते हैं फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, मुझे लगता है कि ऑफकोर्स मैं जब मैंने स्टार्ट किया, ऑफकोर्स मेरी फैमिली कॉमेडी को ऑफकोर्स उसमें करियर तो नहीं समझती थी कि ठीक है पैशन के लिए कर रहा है मेन, पर करियर के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उनको क्यों ना, क्योंकि यार मुझे लगता है कि अपनी फैमिली को ये फेथ दिलाना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं साथ में, जब हम जॉब भी कर रहे हैं साथ में, कॉमेडी भी कर रहा हूँ मैं साथ में, जब मुझे लगेगा कि कॉमेडी में मैं बहुत अच्छा करने लगूंगा, फैमिली बहुत सपोर्टिव हो जाती है। फैमिली आज मुझे बहुत अच्छे से ज्यादा सपोर्ट करती है, राइट। पर वो फैमिली का एक टेंशन होता है अपने बच्चे के लिए कि कि ये पैशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन हजारों लोग निकलते हैं, सबका सपना साकार हो जरूरी नहीं है। तो एक अल्टरनेटिव लेके चलो, और एक टाइम के बाद आपको लगता है कि अब मैं इसमें अच्छा कर रहा हूँ, तो आप गिव अप उसमें मतलब छोड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। लोग क्या करते हैं कि जॉब वॉब छोड़ के एकदम से आ जाओगे और आप यहाँ भी नहीं कर पा रहे हो और पीछे भी आपने बैक गिव अप कर दिया है, तो वो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप साथ में लेके चलो, जब आप यहाँ अच्छे से सेटल हो जाते हो तो ये दूसरी चीजें छोड़ सकते हो। और वही कंसिस्टेंसी जो मैंने स्टार्टिंग से ही बात की, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। लोग बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हैं, पेशेंस पता नहीं खत्म हो गया लोगों में 6 महीने 7 महीने में, फिर उनको लगता है कि स्टार बन जाऊंगा या मुझे हर लोग या कोई भी क्या आपको लगता है ये चीजें अब शुरू हुई हैं कुछ सालों में, जो जस्ट अ क्विक रिजल्ट मिल जाए हमें? हाँ, खासकर आफ्टर 2000 जितने भी अब देखोगे हमारे जनरेशन, खासकर हमसे जो छोटे हैं, उनमें ये क्विक का है ना थोड़ा सा है कि उनको हर चीज जल्दी चाहिए। अभी हम इसको किसी भी चीज में एग्जांपल के लिए, पढ़ाई को लेके उनको क्विक रिजल्ट चाहिए कि हम कम पढ़े और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए, राइट। हम रिलेशनशिप की बात करें, आप देखोगे 4 महीने 6 महीने उसके बाद एंड हो जाता है, क्योंकि उनको पेशेंस नहीं है ना कि अब 4 साल 10 साल या 20 साल पहले जो चीजें चलती थी उस टाइम पे, वो पेशेंस खत्म हो गया लोगों में। आप एंटरटेनमेंट के लिए जो पहले 4-4 घंटे की हम एक स्लो मूवी का फॉर्म होता था, स्लो फॉर्म होता था, राज कपूर के टाइम पे एक डायलॉग को बहुत अच्छे से अब क्या है कि वो 30 या 20 मिनट्स का हमें ना पर एपिसोड चीजें मिल जाती है, नेटफ्लिक्स पे आप जाओगे वेब सीरीज मिल जाएगी, तो पेशेंस धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोग सोसाइटी में, मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए लोगों को, थोड़ा सा मिल जाता है चीजों को। ऑफ कोर्स मैं भी जब आया था मुझे लगता था कि शायद कई बार गिव अप करने की कोशिश की मैंने कि नहीं 2 साल हो गए और मुझे खुद नहीं लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जी। तो बट वो जब टाइम देने के बाद ना, जब आप अपने आर्ट फॉर्म पे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में कि हाँ मैं अब कर लूंगा, तो वो एक टाइम आएगा आपको खुद ही अंदर से आवाज आती है कि कर लोगे, और उसके बाद आप कर लेते हो। बस वो कंसिस्टेंसी जरूरी है। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आपकी क्या राय है? और ज्यादा मैं बोलूं तो विद इन योर सेक्टर, क्या लोग, आई मीन डू सम पीपल ट्राई टू चीट फ्रॉम दैट एरिया आल्सो, क्योंकि वहां तो रेडीमेड मिल जाता है बहुत कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी जितने कॉमेडियंस को मैं जानता हूँ, कॉमिक्स को जानता हूँ,
वो एक टाइम तक जोक्स हो सकता है कि एआई के थ्रू हम लिखवा भी लें, लेकिन जो जोक्स हम खुद बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जो स्टोरी मुझे पता है उसको हम बहुत इजीली परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उसके हाँ। बिहाइंड द स्टोरी क्या है। राइट। एआई से मिली हुई चीजें वो तो जस्ट हम एक दो बार जो लिख के दे रही है, कई बार मैं आपको अपनी कॉमेंट जो मैं लिखता हूँ मैं आपको बोलूँ, आपको शायद हंसी भी ना आए, हाँ। क्योंकि आपको उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता है, बिल्कुल। उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, जस्ट वो मेरे लिए फनी चीजें हैं। सेम एआई जब मुझे लिख के देगी तो मुझे उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता है, तो मेरे लिए फनी नहीं होगा, उसको फिर भी मुझे अपने आर्ट फॉर्म से फनी बनाना पड़ेगा। तो एआई से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, खासकर कॉमेडी या चीजों में, क्योंकि जो हम लाइव शोज करते हैं उसमें एआई का मुझे लगता है कोई भी रोल नहीं है कि हाँ उसमें। राइट। थैंक यू संजीत, it was really wonderful discussing everything with you. I just hope लोग AI का ध्यान से इस्तेमाल करें और दिल से कॉमेडी लिखें और सबको हंसाएं. I believe laughter is the best medicine today. And sure संजीत, आपका आगे जाके बहुत बड़ा नाम होने वाला है, which I feel. थैंक यू। राइट. एंड जो शोज होंगे आपका हम भी एक दिन देखने जरूर आएंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू सो मच सर कि मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका मिला, और मैं जस्ट अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है मुझे लगता है, जी, जी. और रोज कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। आज भी बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे मिलके। और बात रही शोज की, ऑफकोर्स दिल्ली में बहुत सारे शोज करता हूँ, ऑफकोर्स आइए, आपका बिल्कुल. स्वागत है हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल. और दोबारा जरूर मिलेंगे, मुझे लगता है कि आज जस्ट Absolutely. फर्स्ट टाइम है, लेकिन हम बार बार मिलते रहेंगे। और Absolutely. बहुत अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पे आके, और जी. इसी तरीके से मुझे लगता है हंसना बहुत जरूरी है। बहुत और जरूरी है. यस, बहुत जरूरी है. थैंक यू. मोस्ट थैंक यू। वेलकम. हंसते रहिए, क्योंकि हंसना सबसे बड़ी दवा है. यही सीखा आज हमने. और लिखिए भी, क्योंकि कोई भी कॉमेडी चीज यानी हंसने वाली चीज आप चुटकुले भी लिखेंगे, आपका पूरा परिवार खुश रहेगा और हंसेगा. आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा. एक्कोज एंड एजेस में हर बारी एक नई नवेली चीज आपके लिए लेते आएंगे. थैंक यू. सी यू सून.